फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कौटिल्या जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच लॉन्च किया गया, जिसमें कुल 1100 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दिया गया है। तो उस सीरीज का ये चौथा वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने 3 अलग अलग सब्जेक्ट, हिस्ट्री को हमने करवा दिया है, पॉलिटी करवा दिया है और ज्योग्राफी करवा दिया है। तो आज जो है ये है इकोनॉमिक्स का, यानी कि आर्ट्स सेक्शन जो है आज ये कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद साइंस के 3 अलग अलग वीडियोस आएंगे। तो इस एक ही वीडियोस में हम आपके सारे प्रश्न करवाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बादी के। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? यानी उत्पादन प्रक्रिया में जो है कौन साधन नहीं होता है? तो भूमि आपका है, पूंजी आपका है और उद्यम भी है, लेकिन उपभोग जो नहीं है। इसका आंसर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में कार्यशील पूंजी कौन है? ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। हो सके तो आप गूगल करके आप पता कर लेंगे कि कौन कौन सा पूंजी है। जैसे कार्यशील पूंजी में कौन आता है, ये बिहार फायरमैन के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो कार्यशील पूंजी जो है, जैसे किसी बिजनेस को चलाने के लिए जो आपका लगा हुआ है, जो कंटिन्यूस में लग रहा है, जैसे खाद बीज जो आपका, ये कार्यशील पूंजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई? तो कहने का मतलब हरित क्रांति जो आया था भारत में 1966-67 में आया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक जो है ये नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, लेकिन भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। हमारे देश में किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? तो ये पंजाब और हरियाणा में जो है हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। और सबसे अधिक हरित क्रांति का जो प्रभाव पड़ा वो गेहूं की खेती पर पड़ा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्यतः अंग हैं। तो मानव संसाधन में जो निवेश के मुख्य अंग क्या हो सकते हैं? तो वो देखते हैं। शिक्षा पर निवेश करता है आदमी, बिल्कुल करता है। स्वास्थ्य पे भी करता है और आवास पे भी करता है। तो दिए गए विकल्प में सभी सही है। निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? तो देखिए, निर्धनता का माप 2 आधार है, आय गणना की विधि द्वारा और उपभोग गणना विधि के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि दोनों सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने निर्धनता पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? मतलब निर्धनता का जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है किस पे पड़ता है? तो अनाथ बच्चे पर भी पड़ता है, विधवाओं पे पड़ता है और दलित वर्ग के व्यक्ति पर। तो निर्धनता का प्रभाव इन सभी पे पड़ता है। भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है? तो गरीबी जो है ये उत्तर प्रदेश में बिहार से भी अधिक है। आगे देखते हैं कि बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए क्या आवश्यक कदम हो सकता है? तो कृषि का विकास किया जाना चाहिए, सही है। उचित जल प्रबंधन भी होना चाहिए, ये भी सही है। और पर्याप्त निवेश। आपको पता है बिहार में जो है बाढ़ जो है ये बहुत बड़ा कारण है बिहार के पिछड़ेपन का। बाढ़ के कारण जो है यहाँ की जो उपजाऊ जो खेत सब है, जो जब भूमि है, वो भी उचित तरीके से वहाँ पे किसान फसल नहीं उगा पाते हैं। दूसरा, जो हम इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, हमेशा बेशक कम कितना भी बात कर ले, इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाना चाहते कोई कंपनी? तो मेरा जहाँ तक अपना मानना है, कोई कंपनी इसलिए भी रिस्क नहीं लेना चाहता होगा क्योंकि एक बहुत बड़ा भूभाग जो है जलमग्न हो जाता है। कोई कंपनी वहाँ डूबने के लिए नहीं जा सकता। इसके लिए सरकार को पहले बाढ़ पे जो है नियंत्रण करना चाहिए, उसके बाद कंपनियाँ खुद ब खुद आएंगी। तो समझ में आ गया, इसका आंसर हो जाएगा 507 का डी हो जाएगा। उसके बाद कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी? देखिए, कृषि के क्षेत्र में जो है ये अदृश्य बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में आता है? तो ये कृषि में आता है, कृषि और ग्रामीण उद्योग। अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है अगर कृषि का विकास कर लिया जाए और ग्रामीण स्तर पर उद्योग स्थापित किए जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो बिहार में कौन सा पाया जाता है? तो ये मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ग्रामीण क्षेत्र में जो पाया जाता है ना, तो ये मौसमी बेरोजगारी। जैसे मान लीजिए अभी है टाइम, अगस्त हो जाएगा मतलब वीडियो बनने के बाद, ठीक है, आज है 31 जुलाई। तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी जो टाइम है बिहार में, जैसे मान लीजिए कि जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं ये अभी धान का लगान कर रहे होंगे, मतलब कि धान लगाने का काम कर रहे होंगे। फिर एक समय आएगा धान कटने का टाइम आएगा, तो एक मौसम के साथ इनको कुछ समय के लिए रोजगार मिलेगा और फिर वो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी है, ठीक है।
कृषि के क्षेत्र में तो अदृश्य बेरोजगारी पाई ही जाती है। सरकार की मध्याह्न भोजन योजना कहाँ लागू की गई? तो ये प्राथमिक विद्यालय में लागू की गई। बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, आप याद रखेंगे, न कि बाढ़ से। बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका सही कारण क्या हो सकता है कि बिहार जो है, बिहार की कृषि का पिछड़ापन और सहायक उद्योग धंधे का अभाव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्पादन का क्या अर्थ होता है। उत्पादन का मतलब होता है उपयोगिता का सृजन करना। उत्पादन, पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? यानी कि पूंजी जो है ये उत्पादन का किस प्रकार का साधन है? तो पूंजी जो है आपका ये निष्क्रिय संसाधन है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु पूंजी है? तो पूंजी में जो है जैसे कि किसान का हल, किसान का हल जो है ये पूछ रहा है कि कौन सा वस्तु पूंजी है, तो किसान का हल जो है ये वस्तु पूंजी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन चल पूंजी है? तो खाद और बीज जो है आपका ये चल पूंजी है। अब इसको ट्रैक्टर चलता है तो ये नहीं कि ट्रैक्टर आपका चल पूंजी है, तो ये खाद बीज जो आपका ये चल पूंजी है। निम्नांकित में कौन अचल पूंजी है? तो अचल पूंजी जैसे कि आप कोई बिल्डिंग खड़ा कर दिए, ठीक है, और इसमें आप कोई इंडस्ट्री स्थापित कर दिए, तो ये जो कारखाना का ये जो भवन हो गया ये आपका अचल संपत्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में किस फल का उत्पादन होता है? तो बिहार में मखाना, आम और लीची प्रसिद्ध है। सही, इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। भारत में मानव विकास का आधारभूत सूचक क्या हो सकता है? तो औसत आयु, साक्षरता, एक जन्म और मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय। तो ये सभी जो है मानव विकास के फैक्ट हैं, तो ये सभी इसका सही जवाब होगा। हमारे देश के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये केरल का है। भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये घोषणा कब की गई थी? फरवरी 2000 ईस्वी में। भारत सरकार का जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का घोषणा किया गया फरवरी 2000 में। उत्तर बिहार के निवासियों की गरीबी का एक प्रमुख कारण क्या है? तो उत्तर बिहार के निवासियों में क्या बताया हमने? बाढ़ की विभीषिका, कि कितना भी बार खुद को सवार ले, बाढ़ एक बार में इनको ध्वस्त करके चली जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये हम लोग के जीडीसी एग्जाम में पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। SGSY का क्या फुल फॉर्म हो सकता है? तो ये होता है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और ये जो आया था अप्रैल 1999 में आया, लेकिन एक शहरी भी आएगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, एक शहरी आएगा। शहरी जो है ये 1997 में। ठीक है, तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1999, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना रहेगा तो 1997। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना जो है ये दिसंबर 2000 में प्रारंभ हुआ, तो 526 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक अन्नपूर्णा अन्न योजना, ठीक है, अन्नपूर्णा अन्न योजना बिहार दरोगा के 1275 पोस्ट के प्री में पूछा गया था। अगर किन्हीं को याद है तो कमेंट करके बताइए कि अन्नपूर्णा अन्न योजना किस वर्ष लाई गई। सिर्फ ईस्वी बताना है, कोई मंथ नहीं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो सितंबर 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गई सितंबर 2001 में। बेरोजगारी वह स्थिति है, देखिए बेरोजगार कब होगा? जब व्यक्ति बाजार में प्रचलित दर पर भी काम करने के लिए तैयार हो और उसे रोजगार ना मिले। तो चलिए देखते हैं क्या है। इच्छा होने और योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलना। अगर आपके पास इच्छा है कि हम काम करें और आप में योग्यता भी है, कैपेबिलिटी है काम करने का, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तब आप बेरोजगार कह सकते हैं। सपोज बाजार में काम है, किसी काम के लिए 200 रुपये बाजार का दर तय किया गया है, आप कहेंगे हमको 700 रुपये दिया जाए और फिर कहिए बेरोजगार हैं, तो नहीं। बेरोजगारी का क्या है कि जो बाजार का जो प्रचलित दर है आप उस पर काम करने के लिए भी तैयार हैं, फिर भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तब आप कहलाएंगे बेरोजगार। आगे बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में जो बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। बिल्कुल, भारत में जो है जनसंख्या का समझिए विस्फोट है यहाँ पे, और आप इसका डाटा इस आधार पे आप अनुमान लगाइए कि ऑस्ट्रेलिया का जितना जनसंख्या है ना,
उतना सोचिए भारत के रेल में यात्रा प्रतिदिन कर रहा है। समझिए पूरे ऑस्ट्रेलिया का जितना जनसंख्या है उतनी आबादी भारत में सिर्फ रेल में गुजर रही होती है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जो बेरोजगारी का मुख्य कारण है, मौसम बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। बिल्कुल इसका सही जवाब सभी हो जाएगा। शिक्षित लोग भी बेरोजगार हैं, मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में है, अदृश्य बेरोजगारी कृषि में है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण क्या हो सकता है कि यहाँ की शिक्षा प्रणाली जो है वही डिफेक्टिव है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण भारत में शिक्षित बेरोजगार है। यानी कह सकते हैं औने पौने और ढेर के भाव से डिग्रियां तो है, लेकिन उसमें कार्य कुशलता का अभाव है। कार्य कुशलता मतलब उसे उचित तरीके से एजुकेशन नहीं मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे इस स्टेटमेंट को लेकर के आप लोग निगेटिव आकर के नहीं लेंगे कि मतलब कि मैं किन्हीं के योग्यता पर सवाल कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो है तो है। अब आप अपना आंख बंद कर देने से आप ये तो नहीं कह सकते कि आज सूरज नहीं निकला, सूरज निकला और वो अपना काम करके चला गया। आपने आंख बंद किया, आपकी आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाएगा विश्व में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि कृषि पर जो है ना जनसंख्या का अधिक बोझ है। तो कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ होने के कारण जो है अदृश्य बेरोजगारी। अब यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि में। अदृश्य बेरोजगारी का क्या मतलब होता है? किसी काम को मान लीजिए कि 4 आदमी कर सकता था, लेकिन इसमें 13 आदमी कर रहा है, तो फाइनल आउटपुट जो आ रहा है इस व्यक्ति के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, तो इसी को कहते हैं छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी। हमारे देश के किसी क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारों की संख्या सबसे अधिक है, तो वह क्षेत्र कौन सा है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र जो है, जो कि कृषक क्षेत्र होता है। सिर्फ कृषि नहीं है, कृषि है, मत्स्य पालन है या पशुपालन हो सकता है। आप ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी का क्या दुष्प्रभाव होता है? तो बेरोजगारी से निर्धनता बढ़ेगी, निम्न जीवन स्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। शिक्षा और स्वास्थ्य में गिरावट होगी, दिए गए विकल्प में सभी सही है। बिहार में ग्रामीण बेरोजगार की समस्या के समाधान के लिए क्या आवश्यक है? कृषि का विकास जरूर करना चाहिए, ग्रामीण उद्योगों का विकास पर बल देना चाहिए और जनसंख्या पर नियंत्रण। भाई साहब सबसे पहले इसको कंट्रोल करो, बाकी सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों की निश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया है? तो 100 दिनों का। देखिए प्रारंभ इसको नरेगा कहा गया, ठीक है, नरेगा। तो नरेगा जो था ना ये एक्चुअली अगस्त 2005 में पारित हुआ था, लेकिन ये लागू हो गया था जाकर के अगस्त 2006 में, सॉरी फरवरी में। अगस्त 2005 में नरेगा आया था, मैं फिर से बता देता हूँ। अगस्त 2005 में जो है ये आया था नरेगा, ठीक है। लेकिन ये लागू जो हुआ ना, ये लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। तो ये याद रखेंगे कि नरेगा लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को, लेकिन ये मनरेगा बन गया। पहले एम लग गया महात्मा गांधी जी के जयंती पर 2 अक्टूबर 2009 को ये मनरेगा बन गया। तो इतना डाटा आप याद रखेंगे। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? यानी कि नरेगा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? नरेगा। नरेगा लागू हुआ फरवरी 2006 में, हमने आपको बताया 2 फरवरी को लागू हुआ था। आगे प्रश्न बढ़ते हैं कि काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये अक्टूबर नवंबर 2004 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, अक्टूबर 2004 में। आगे प्रश्न है, बिहार में सिंचाई के किस साधन पर किसानों की निर्भरता सर्वाधिक है? तो कुआं और नलकूप पर जो है सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो होता है ये मुख्य रूप से प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यानी कृषि जो है ये हमारा प्राथमिक सेक्टर है। सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस यानी हो गया ये आपका तीसरा सेक्टर। औद्योगिक क्षेत्र जो आपका हो गया दूसरा सेक्टर। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ये हमारे देश भारत में जो है ये क्या है? यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो जनक कहा जाता है ना, ये J.M. किन्स को कहा जाता है, किन्स। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? देखिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया और ये जो है 31 दिसंबर 2014 तक काम किया।
फिर ये 1 जनवरी 2015 को जो है ये क्या बन गया, नीति आयोग कहलाया। ठीक है, तो आगे का प्रश्न फिर देखते हैं, आगे का क्या प्रश्न है। आगे का प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है तो वह देश विकसित होगा। शेयर बाजार की नियामक संस्था है, यानी कि शेयर बाजार को, यानी कि शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, तो ये सेबी करता है। क्या करता है, सेबी। अब सेबी के बारे में आप 4-5 फैक्ट याद रखेंगे कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ये मुंबई में है। ठीक है, सेबी। अब सेबी का जो स्थापना किया गया था ना, इसमें एक कमेटी था, S.A. दुबे कमेटी। S.A. दुबे कमेटी की सिफारिश पर सेबी का स्थापना किया गया। अब 12 अप्रैल 1988 को सेबी का स्थापना किया गया। ठीक है, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी सॉरी, इसको राष्ट्रीयकरण नहीं, इसको वैधानिक मान्यता जो दिया गया वो 30 जनवरी 1992 को दिया गया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। सेबी के बारे में हमने आपको बता दिया। अब सिडबी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, सिडबी जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। स्थापना कब हुआ, 1990 में। आरबीआई के बारे में देखना चाहे तो देख लीजिए, 1 अप्रैल 1935 को गठन किया गया और उसके बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और ये यंग हिल्टन कमेटी की समिति पर, मतलब कमेटी की रिपोर्ट पर यह गठित किया गया आरबीआई। आरबीआई जो है 1934 के एक्ट के तहत 1935 में बना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भारत में जीवन यापन का मुख्य आधार क्या है, तो जीवन यापन का जो भारत में मुख्य साधन है ये कृषि है। गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है, ये किसने कहा था, ये साइमन कुजनेट ने कहा था। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं, देखिए, उद्योग को दूसरा कहते हैं, कृषि को पहला कहते हैं, सेवा को तीसरा कहते हैं। अब राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम याद रखेंगे, तो इसको कहते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। जो है ये स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो व्यक्ति मतलब उत्पादन पर निजी संस्था का अधिकार रहेगा तो किस पे रहेगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के प्रत्येक, मतलब उत्पादन के लागत पर जितना भी है ना, सब पे पूरा कंट्रोल रहता है किसी निजी संस्था का, तो इसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जबकि सरकार का भी और कंपनी का भी, दोनों का जब सह अस्तित्व होता है, तो निजी क्षेत्र का भी और सार्वजनिक क्षेत्र का भी जब सह अस्तित्व होता है तो उसको कहते हैं, ये हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत के संदर्भ में। पशुपालन और मत्स्य पालन ये किस सेक्टर में आता है, हमने आपको पहले ही बताया, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आता है, तीसरा क्षेत्र में सर्विस आता है। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, सामाजिक संरचना में आवास चाहिए, स्वास्थ्य सेवा चाहिए, शिक्षा और प्रशिक्षण चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर लगाया जाता है, तो किसी भी देश का विकास का स्तर जो है ये साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य की स्थिति का लगाया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब सामाजिक कल्याण ढूंढेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, निजी लाभ नहीं देखेगा। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बिल्कुल सही। कृषि पर अत्यधिक जनभार, ये भी सही है। बाढ़ और सूखा का प्रकोप, ये भी सही है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या हो सकता है, तो ये है प्रति व्यक्ति आय। देखिए, आर्थिक विकास का माप जो है प्रति व्यक्ति आय से पता चल सकता है सही तरीके से। अब देखिए, बोनस भुगतान अधिनियम जो है ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना कब आया था, 1961 से 66। ठीक है, आपको याद होगा 1951 से 56 पहला रहा, दूसरा फिर रहा 56 से 61, फिर 61 से 66, इसके बाद 3 वर्ष तक का योजना अवकाश रहा था, आप ध्यान रखेंगे। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको क्या बताया, 1956 से 1961। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो रहा ये 3 वर्ष के अवकाश के बाद फिर 1969 से 74 तक आया था।
आगे देखते हैं अब विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना कब हुई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का स्थापना जो है ये 1983 में किया गया। लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण नहीं, वन संरक्षण अधिनियम जो है ये 1980 में आया, जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास जो है ये परिणामात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन से है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो ये लोक कल्याण पर दिया जाता है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति जो है ये प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है, हमने क्या बताया, डेयरी के विकास से। आप हमें ये बता दीजिए, जैसे ये 1970 में हुआ था, ठीक है, तो इस काल में कौन सा पंचवर्षीय योजना था, आप हमें कमेंट करके ये बताइए। जस्ट इससे तीसरे प्रश्न जो पहला हमने करवाया है उसमें हमने इसका आंसर आपको बता रखा है। सिर्फ कमेंट करके बताइए कि ऑपरेशन फ्लड जो है ये किस पंचवर्षीय योजना काल में शुरू की गई। ईस्वी है इसका 1970। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। ऊर्जा सही है, यातायात भी सही है, संचार भी सही है, शिक्षा जो है ये गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल कब से है, तो 2012 से 2017 जिसका सही जवाब हो जाएगा। 2002 से 7 की बात करें तो ये 10वां था। 2007 से 12 जो था ये 11वां था। निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है, मतलब विकास का कौन सूचकांक नहीं है, तो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय जो है, देखिए एक्चुअली विकास के बारे में पूछ रहा है ना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो शिक्षा है। किसी भी व्यक्ति का विकास शिक्षा से देख सकते हैं, जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर हो सकता है, यहाँ पे मानव विकास देना चाहिए ना कि राष्ट्रीय आय, तो ये गलत हो जाएगा। क्या बोले, तो अभी हम कर रहे थे कि कौन सा एक विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। मानव विकास का सूचकांक में क्या होता है कि इसमें जीवन प्रत्याशा देखा जाता है, जीवन स्तर भी देखा जाता है, शिक्षा भी देखी जाती है, लेकिन राष्ट्रीय आय किसी व्यक्ति विशेष के मानव विकास में नहीं आता है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा द्वितीयक आर्थिक क्रिया है। सर्विस जो है ये क्या बताया था हमने आपको, तीसरा है, उद्योग दूसरा में आता है और कृषि जो है प्रथम में है। तो सब जवाब आपको मिल गया होगा। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ऐसा कथन किनका है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन है ये। आप वो कमेंट करके बताइए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहते हैं या फिर रॉकेट मैन कहते हैं, कमेंट करके आप हमको बताइए। अगर इनको रॉकेट मैन कहा जाता है तो फिर मिसाइल मैन किनको कहा जाता है, ये कमेंट करके बताइए। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो 1951 से 56 में प्रारंभ हुआ, तो ये कौन सा था, तो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये। गरीबी रेखा का निर्धारण का कैलोरी मापदंड जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो ये योजना आयोग ने स्थापित किया है। ठीक है, और इनका कहना था कि गरीबी वो है जो कि शहरी क्षेत्र में, इसके लिए कि शहरी क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम और ग्रामीण क्षेत्र में 2100, उल्टा हो गया ये, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम अगर ऊर्जा कोई प्राप्त करता है तो वह गरीब है। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है, तो ये कृषि को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है विश्व के वैश्वीकरण हो जाने से। वैश्वीकरण से क्या हो गया कि पूरा विश्व जो है एक बाजार हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो देखिए भारत में जो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान जो लगाया था ना, तो 1867-68 में जो है ये दादा भाई नौरोजी ने लगाया। दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, वो था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, जिसको धन का अपवाह सिद्धांत भी कहा गया है और इसको द ड्रेन थ्योरी भी कहा गया है। ठीक है, तो ये दादा भाई नौरोजी जो थे, इनके द्वारा जो पुस्तक है वो था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और यह सन 1901 ईस्वी में यह पुस्तक जो है पब्लिश हुआ। तो ये जो है शायद यूपी के किसी एग्जाम में पूछा गया था कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया वह कब पब्लिश हुआ था, तो सन 1901 में। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी, तो ये कृषि प्रधान थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आर्थिक और मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या होते हैं, तो पूरक होते हैं।
श्रम का पारिश्रमिक क्या है? तो देखिए, श्रम का जो पारिश्रमिक है, अगर आप कहीं भी मजदूरी करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? मजदूरी मिलेगा, पैसा मिलेगा। अगर आप अपना पूंजी निवेश करते हैं तो वहाँ आपको ब्याज मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा डी। आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। ये आपको फिर से क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया। तो क्या है कि पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो ये ब्याज है। गरीबी जो है गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसने कहा था? ये रेगनर नक्श ने कहा था। विकसित राज्य में ऊंची होती है, क्या होती है? तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो है ना विकसित राज्यों में ऊंची होती है। आगे प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। राष्ट्रीय आय में जो है क्या शामिल होता है? तो ये वस्तु और सेवाओं का अंतिम बाजार मूल्य। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। कुल उत्पादन और एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाएगा? तो इसको कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। कुल उत्पादन और उत्पादन में किए गए खर्च को क्या कहते हैं? ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। मतलब ये अंतर कह रहा है कि जैसे कि कुल आप उत्पादन को मान लीजिए कि आप कुल उत्पादन मान लीजिए कि आप 800 का किए, लेकिन इसमें खर्च आपको 600 लगा है, तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसको कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। तो राष्ट्रीय आय जो समतुल्य होता है ना, तो ये होता है उपभोग व्यय और विनियोग के योग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है। तो राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है केवल सकल घरेलू उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये तीनों जो है मिला करके राष्ट्रीय आय का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या है? तो राष्ट्रीय आय की व्यवसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि और मूल योग विधि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर में जो है कौन सा आता है? तो ये हो जाएगा आयकर। इनकम टैक्स जो है ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। y बराबर C+1, ये फॉर्मूला को किसने बताया था? प्रोफेसर किन्स ने। ठीक है, किन्स या केन्स लिखा है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत भी प्रोफेसर केन्स ने ही दिया था। भारत में जो वित्तीय वर्ष कहलाता है, कब कहलाता है? भारत का जो वित्तीय वर्ष है अब ये 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया है। पहले जुलाई था, लेकिन अब जो भारत का वित्तीय वर्ष जो है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है ये CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था? तो हमने आपको पहले ही बता रखा है, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कब? 1867-68 में इन्होंने दिया था सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो हमारा जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तब हमारे रहन सहन के स्तर में बदलाव आएगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा, कौन सा सेक्टर हो जाएगा? ये भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो सीधा और साधारण सवाल है, वो क्या है? इसको बचत कहते हैं। आप क्या कमाए और कितना आप खर्च कर दिए। सपोज़ कि आप यहाँ पे लिए आप 25 पर जो है खर्च कर दिए, तो 75 क्या है? ये आपका बचत है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया कौन लिखा? दादा भाई नौरोजी ने। और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? सन 1901 ईस्वी में। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो ये जो है 4 अप्रैल 1900 मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये 6/4/48। ठीक है, 6 अप्रैल 1948 को भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो ये राष्ट्रीय आय समिति का। ठीक है, ये कब किया गया था? सन 1949 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो रुपया जो है नेपाल, भारत, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है तो इसको कहते हैं समावेशी विकास। अब देखिए, सतत विकास का जो अवधारणा दिया था ये ब्रटलैंड कमीशन ने दिया था। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में सबसे कम योगदान किसका है? तो सबसे कम योगदान जो ये प्राथमिक क्षेत्र का है। प्लास्टिक मुद्रा क्या है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है? ये आपका प्लास्टिक मुद्रा है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM, ये सभी क्या आपका प्लास्टिक मुद्रा में आता है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही जाता है।
ऐसा किसने कहा था? तो ये मार्शल का कथन है कि आधुनिक युग ने जो प्रगति किया है इसका श्रेय मुद्रा को जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है वस्तु से वस्तु का। निम्न में से कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण है? तो साख मुद्रा जो है ये बैंक ड्राफ्ट जो ये साख है। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में ज़रूरत होती है किसकी? संसाधनों की। मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने में ज़रूरत होती है संसाधनों की। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो ये है आरबीआई। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो आधुनिक रूप नहीं है, तो मुद्रा का जो आधुनिक रूप नहीं है, तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्या है। मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, यानी कि इसमें से इनमें से कोई नहीं। रूस की, मतलब कि ये सभी जो है मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। रूस की मुद्रा, देखिए रूस की मुद्रा रूबल ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करते थे? यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित था, तो यानी वस्तुओं के आदान प्रदान से। अगर वर्तमान में रहता तो आप अपना मक्का लेकर के जाते, उधर से जियो का रिचार्ज करवा के आते, तो अब हो सकता है पोर्ट मारने के लिए जाते, बीएसएनएल में आ जाते। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली ये कहता है कि अगर आप एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का आप आदान प्रदान करते हैं तो ये प्रणाली जो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। विनिमय मतलब लेन देन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो प्राथमिक कार्य जो मुद्रा का है ये है विनिमय का माध्यम, लेन देन का माध्यम है मुद्रा। निम्नलिखित में विधि ग्राह्य मुद्रा कौन सा है? तो विधि ग्राह्य मुद्रा जो है ये हमारा नोट और सिक्का है। मुद्रा के बचत का मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिलता है? तो मुद्रा के प्रयोग से जो है प्रोत्साहन मिलता है पूंजी निर्माण में, ऋण का लेन देन में, बचत में। मुद्रा जो है वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा मार्शल का। मुद्रा वह है जो मुद्रा करता है। मनी इज दैट मनी डज, यह कथन है वाटले और विदर्स का। इस यहाँ पे दो व्यक्ति का नाम आता है। ठीक है, हार्टले विदर्स एक व्यक्ति थे, उसके बाद एक व्यक्ति का नाम वॉकर था। क्या था? वॉकर। आगे प्रश्न है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में जो करेंसी नोट जारी करता है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई करता है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई का स्थापना जो किया गया यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर। वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं, तो वित्तीय संस्थान क्या पूरा करते हैं? तो ये ऋण संबंधी जरूरत को पूरा करते हैं वित्तीय संस्थान। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था क्या है? तो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था जो है ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जो प्रवर्तक है उससे मोहम्मद यूनुस को माना जाता है, और ये 2 अक्टूबर 1975 को जो है पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। भारत की वित्तीय राजधानी, देखिए भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, तो भारतीय पूंजी बाजार का जो अंग नहीं है तो इसका सही जवाब क्या होगा? सहकारी बैंक जो है भारत में पूंजी बाजार का अंग नहीं है। प्रतिभूति बाजार है, विकास वित्त संस्थान है, वित्त बैंक है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर क्या है? तो ये शीर्ष पर है आरबीआई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसको हम नाबार्ड कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे नाबार्ड। इससे रिलेटेड 3-4 फैक्ट याद रखेंगे। ये जो स्थापना किया गया 12 जुलाई 1982 को स्थापना किया गया नाबार्ड का। नाबार्ड का जो गठन किया गया था तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 85 के बीच चला था उसमें किया गया। और नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में है, और शिवरामन कमेटी के सिफारिश पर नाबार्ड का स्थापना किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्य कार्य है ये साख मुद्रा का नियंत्रण करना सही है, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन बिल्कुल सही है, सरकार का ये बैंक है सही है। आरबीआई में आपका खाता नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा गया किसी एग्जाम में, इनमें से किस बैंक में किसी व्यक्ति का खाता नहीं हो सकता है? तो आरबीआई को। आरबीआई जो है ये बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है।
राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का जो है पंचायत की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का जो आई है, इसके तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो ये जो करता है ये जिला स्तर पर काम करता है, केंद्रीय सहकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में जो मौद्रिक नीति है ये भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। नरेगा हमने आपको बताया था ये अगस्त 2005 में, ठीक है, अगस्त 2005 में जो है नरेगा को मंजूरी मिला, लेकिन ये जो लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को, और नरेगा जो मनरेगा बन गया 2 अक्टूबर 2009 को। तो ये डाटा आप 3 याद रखेंगे। तो नरेगा जो बनाई गई थी ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए मिला था, ठीक है, और नरेगा के तहत 100 दिन 100 कार्य अवधि जो दिवस उनको मतलब रोजगार मिलेगा। छिपी बेरोजगारी जो है ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, और प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, और अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ये सभी कृषि क्षेत्र में पाए जाने वाले बेरोजगारी के प्रकार हैं। अब देखिए नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है? तो महात्मा गांधी। हमने बता दिया मनरेगा जो है ये 2 अक्टूबर 2009। एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है। अगर ये पूछे कि मनरेगा कब स्थापित किया गया, 2 अक्टूबर 2009, जबकि नरेगा कब हुआ तो 2006 फरवरी में। काम के बदले अनाज जो है ये अक्टूबर 2004। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो नज़दीकी विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उदारीकरण प्रतिबंध को हटाती है, तो ये लाइसेंस संबंधी प्रतिबंध को हटाया, परमिट संबंधी प्रतिबंध को हटाया, और कोटा संबंधी जो प्रतिबंध था इन सभी को हटा दिया। तो इस वीडियो में हम बात करें तो करीब 125 क्वेश्चन जो है ये कौटिल्या जीएस के इकोनॉमिक्स का किए, प्लस कम से कम 20 क्वेश्चन तो हमने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करवा दिया है। तो करीब कह सकते हैं 150 के आसपास आपको क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिल गया होगा। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो इस वीडियो का आप जब आप फ्री रहें तो मैं कहूँगा कि अब हो सके तो आप डाउनलोड ही कर लीजिए, डाउनलोड करके, या फिर आप इसको यूट्यूब में डाउनलोड करके रख सकते हैं, वहाँ से उसको रिवीजन मोड के लिए आप सुन सकते हैं। अब आगे का जो वीडियो होगा वो साइंस के 3 पार्ट बच गए हैं, एक अब फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायो। तो भविष्य के 2-3 दिन में इन सभी वीडियोज़ को भी कवर करवा देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।